सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित जिसका भाग तीसरा हम पढ़ रहे हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, वीडियो चालू करने से पहले नोटबुक और कलम अपने साथ रखें। जैसे जैसे आपको विधियां बताई जा रही हैं वैसे वैसे आप नोट करें और एग्जाम्पलों को हल करें। तीसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं बीज गणित, यानी समीकरणों को हम वैदिक विधियों से हल करेंगे। सरल समीकरणों को हल करने की वैदिक पद्धति में कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। इनको हल कर रहे हैं सरल समीकरणों को। कौन सी विधि से? वैदिक पद्धति है उसमें कितनी? 2 विधियां होती हैं, जिसमें फर्स्ट विधि है सूत्र प्रावर्तिक योजित। सूत्र प्रावर्तिक योजित, ये पहली विधि का नाम है। और दूसरी विधि जो है वह सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इन दोनों विधियों के बारे में पढ़िए। मैं एक बार आपको इनका थोड़ा सारांश देता हूं। सूत्र प्रावर्तिक योजित, यहां प्रावर्तिक का मतलब होता है पक्षांतरण और योजित का मतलब होता है समायोजन। तो यहां में जो भी समीकरण मिलेंगे उनको हम पक्षांतरण के माध्यम से या समायोजन के माध्यम से हम हल करेंगे। और दूसरी विधि है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय का मतलब है कि परस्पर शून्य का मान रख के हम इनको हल करें। परस्पर शून्य का मान रख के हम इनको हल करेंगे, यानी समुच्चय परस्पर समान हो तो उनके बराबर शून्य रख के हम इनको हल करेंगे। सूत्र प्रावर्तिक योजित को हल करने के लिए हमारे पास 4 विधियां हैं और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय को हल करने के लिए हमारे पास 6 विधियां हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम 6 विधियों का 6 4 10 विधियों का हम अध्ययन करेंगे। एक एक विधि मैं आपको लिखाता जाऊंगा, उसका उदाहरण लेकर एग्जाम्पल लेकर उनको हल करता हुआ ऊपर चलेंगे। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम पहली जो विधि है उसका अध्ययन करते हैं और इस विधि का नाम है सूत्र प्रावर्तिक योजित। तो अपन लिख देंगे सूत्र का अर्थ पक्षांतरण या समायोजन। पक्षांतरण या समायोजन। स्वामी भारती कृष्ण जी ने सूत्र प्रावर्तिक योजित की 4 नियम बताए गए हैं। उन चारों नियमों का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, जिसको अपन कैसे इंगित करेंगे, सूत्र प्रथम का अनुप्रयोग। सूत्र प्रथम का अनुप्रयोग। इस सूत्र प्रथम का अनुप्रयोग कैसे करेंगे, कहां करना पड़ेगा? इसमें जैसे आपको ax + b = cx + d हो तो, यानी आपको इस प्रकार का यदि समीकरण दे रखा हो तो हम x का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे d - b बटे
ए माइनस सी। क्या है समीकरण अपना? ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। अगर इस प्रकार का हमें कोई समीकरण दे रखा है तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे d माइनस बी बटे a माइनस सी। इसको हम बोलते हैं बीजीय सूत्र। इसका नाम क्या है? बीजीय सूत्र। अब यहां आपको इस समीकरण को ध्यान से समझना होगा कि समीकरण किस प्रकार का होगा और उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला काम में लेना होगा। समीकरण क्या है? ax प्लस बी इक्वल टू cx प्लस डी हो तो अगर ये समीकरण है तो हमें मान किसका निकालना है? यहाँ x एक अज्ञात राशि है और उसका मान निकालने के सूत्र लगाएंगे d माइनस बी a माइनस सी। ये बीजीय सूत्र है। अब देखो यहाँ अपन ने शुरू में पढ़ा है सूत्र प्रावर्त योजित। परावर्तित का अर्थ है पक्षांतरण और योजित का अर्थ है समायोजन। बाय द वे मान लीजिए आपके सूत्र याद नहीं रहता है तो आप इस समीकरण के माध्यम से सूत्र बना भी सकते हैं। जैसे ये समीकरण आपको दे रखा है, मैं आपको ये समीकरण बनाना भी सिखा रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। समीकरण जैसे आपको दे रखा है ax प्लस बी इक्वल टू cx प्लस डी। देखो इसका नियम क्या होता है कि ये एक प्रकार का समीकरण है और समीकरण में चर और अचर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहां हम चर और अचर के बारे में समझेंगे। चर का मतलब होता है अज्ञात राशि और अचर का मतलब होता है ज्ञात राशि। अज्ञात राशि वो होती है जिनका मान हमें मालूम नहीं होता है, जैसे a b c x y क ख। a है इसका मान हमें मालूम नहीं है, b है इसका मान मालूम नहीं है, x है इसका मान मालूम नहीं है, y इसका मान मालूम नहीं है, क इसका मान मालूम नहीं है और ख इसका मान हमें मालूम नहीं है। इसलिए इनको चर राशियां कहते हैं और वैसे इनको अज्ञात राशियां कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में दूसरी राशि होती है अचर और अचर को हम किस नाम से इंगित करते हैं? ज्ञात राशियां, यानी जिसका मान हमें मालूम है। जैसे 10 तो 10 का मान 10 ही होता है, 20 का मान 20 ही होता है, 105 का मान 105 ही होता है। इसलिए ये कौन सी राशि होगी? अचर। चर और अचर राशियों का जब आपको पता लग गया तो हम क्या करते हैं, समीकरण आपने 9th क्लास में समीकरण पढ़े थे कि कोई भी समीकरण है उसमें चर राशि को y पक्ष में और अचर राशि को दाईं पक्ष में ले जाते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ ये कौन सी राशि है? चर। यहाँ ये भी कौन सी है? चर। और b और d यहाँ क्या मान जाती है? अचर, क्योंकि यहाँ ये x का गुणांक है इसलिए तो cx को इधर ले आएंगे तो ax माइनस cx और d माइनस b। cx को इधर लेके आए, पक्षांतर जब हम करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का है वो माइनस का, माइनस है वो प्लस का, गुणा है भाग का हो जाता है, भाग है वो गुणा का हो जाता है। देखिए आप cx इधर आए तो माइनस का हो गया, d ऑलरेडी पहले से वही है, b को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का चला जाएगा। अब इनमें देखो क्या कॉमन आता है? x कॉमन आता है तो क्या बचा? a माइनस सी और इधर है b माइनस b। अब हमें x का मान निकालना है तो ये a माइनस सी x के गुणा में है और जब हम इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो कहां से ले जाएंगे? भाग में। तो इसलिए x बराबर b माइनस b और a माइनस सी। देखिए आप ये समीकरण था, इसका आपने ये फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, इधर देखो ये है और ये फॉर्मूला देखिए आप d माइनस बी बटे a माइनस सी, d माइनस बी a माइनस सी। तो इस प्रकार से यहाँ परावर्ती योजित का अर्थ होता है पक्षांतर या समायोजन। तो हमने यहाँ पक्षांतर करके हमने इनको ये सूत्र तैयार किया है। तो इसलिए आप समझिए, याद रखिए। अगर बाय द वे भूल जाते हैं तो
चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इन सूत्रों को आप बना सकते हैं। तो अपना पहला जो सूत्र है वो कौन से समीकरण में काम आता है, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे अपन लेते हैं 5x प्लस 7 6x माइनस 8, ये ले लिया। तो देखिए आप समीकरण की तुलना कीजिए, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। देखो यहां x एक चर राशि है यानी अज्ञात, और a b c और d ये ज्ञात राशि है, इनका कोई ना कोई मान आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप यहां देखेंगे इसका a बराबर तो कितना हो गया 5, b बराबर 7, c बराबर 6 और d बराबर माइनस का 8। चिन्हों का विशेष ध्यान रखोगे आप, कोई भी संख्या हो उससे पहले जो भी चिन्ह होता है वो हमें उसके साथ लेना है। प्लस का है तो हमें प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि माइनस का तो उसको लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। जब आपके पास a b c d का मान मालूम हो गया और आपकी ये भी पहचान हो गई कि इसमें सूत्र प्रावर्त योज्यता का प्रथम अनुप्रयोग काम में आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे सूत्र प्रावर्त योज्यता के प्रथम अनुप्रयोग से, सूत्र प्रावर्त योज्यता के प्रथम अनुप्रयोग से। यहां यह चीज आपको ये बतानी होगी कि क्योंकि हमारे पास दो सूत्र हैं, सूत्र प्रावर्त योज्यता लग रहा है या सूत्र शून्य सामने समुच्चय, इसलिए ये पॉइंट आपको डालना जरूरी है। और यहां जब आपने प्रथम अनुप्रयोग लिख दिया तो इसका मतलब प्रथम अनुप्रयोग ये है, तो हम सूत्र लगा देंगे x बराबर b माइनस बी और बटे a माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, हमारे सूत्र के अंदर मान रख देंगे, क्योंकि हमारे पास d का मान रखना है या b का, a का और c का सब मान आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। देखिए आप d का मान कितना है माइनस के 8, ठीक है। आगे चिन्ह किसका है माइनस का, माइनस का करो। फिर देखिए b का मान किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है बटे में। a का मान कितना है 5 और c का मान है 6, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है माइनस का। अब इनको हल करेंगे, अगर दोनों चिन्ह समान होते हैं तो हम दोनों को जोड़ते हैं, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको घटाते हैं। क्लियर। देखिए आप 8 और 7 15 किसके हो गए माइनस के, और 6 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 5 है वो प्लस का है, 6 है वो माइनस का है, तो इसका मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, और अलग अलग है तो हम इनको घटाते हैं। इसमें चिन्ह का विशेष बड़ी संख्या का ध्यान रखना, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है, जो बड़ी संख्या जो है जिसका चिन्ह वही बचेगा, तो 6 में से 5 गया तो क्या बचा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और क्या आ गया 15। तो आपके पास यहाँ x का मान कितना आ गया 15। तो ये सूत्र प्रावर्त योज्यता का प्रथम अनुप्रयोग काम में लिया गया है। क्या है प्रथम अनुप्रयोग, ax प्लस b बराबर cx प्लस d हो तो x का मान के लिए सूत्र क्या लगेंगे d माइनस बी बटे में a माइनस सी। क्लियर। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद में आप एक दो उदाहरण स्वयं लीजिए और उसको निकाल कर देखिए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल दूसरा ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए आपका आ गया x माइनस 8 बराबर 6x माइनस 4, ये दे दिया आपको। देखिए ये दोनों भी पहचानिए कि इसमें अनुप्रयोग कौन सा आ रहा है, तो आप समीकरण को देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कौन सा अनुप्रयोग काम में आ रहा है। तो यहाँ कौन सा अनुप्रयोग काम में आ रहा है, सूत्र प्रावर्त योज्यता का प्रथम अनुप्रयोग। तो प्रथम अनुप्रयोग में हमें किस किस का मान चाहिए, a b c d। तो देखिए a का मान क्या होगा, अब देखिए
x है इसका कोई गुणांक नहीं है, यानी इससे पहले कोई संख्या नहीं है, तो कोई बात नहीं, x कितनी अपने आप है 1, तो a का मान कितना आ गया 1। और b बराबर कितने आ गए माइनस के 8, c बराबर 6 और d बराबर माइनस के 4। क्लियर। अब यहां लिखेंगे अपन सूत्र परावर्ते योजित के प्रथम अनुप्रयोग से क्या सूत्र लगाएंगे, x बराबर d माइनस बी बटे a माइनस सी। अब आगे मान रख सकते हैं, d का मान देखिए कितना है माइनस का 4 माइनस b, ये चिन्ह तो किसका सूत्र था, b का चिन्ह किसका है माइनस का 8। अब देखो दोनों चिन्ह एक साथ नहीं होते, इसलिए हम इसके कोष्टक लगा देंगे, a माइनस सी, a का मान 1 और माइनस c का मान 6। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, ये तो 4 किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 8। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 6, देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो बढ़ा देंगे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, इधर क्या होगा 6 में से 1 गया तो माइनस के 5 हो गए। हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम इन दोनों को माइनस से गुणा कर देंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या है आपके पास माइनस के 4/5, तो यहाँ x का मान कितना गया माइनस के 4/5। तो ये आपका प्रथम अनुप्रयोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अपन चलेंगे द्वितीय अनुप्रयोग। कौन सी विधि चल रही है, सूत्र परावर्ते योजित का कौन सा है द्वितीय अर्थ एवं अनुप्रयोग लिख सकते हो आप, द्वितीय अनुप्रयोग सूत्र का द्वितीय अनुप्रयोग। अब आप दूसरी विधि पर काम में ले रहे हैं, तो दूसरी विधि देखो पहला वही भाग हुआ इसका ax प्लस b बराबर cx प्लस d, परिवर्तन ये हुआ यहां p आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा q, बस ये थोड़ा सा आपका चेंज हो गया। और ऐसे चेंज होते कौन सा बढ़ जाता है द्वितीय अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या था आपका ax प्लस b बराबर cx प्लस d, और जब बटे में p और q लग जाता है तो वो कौन सा बन जाता है सूत्र का द्वितीय अनुप्रयोग। हो तो x बराबर क्या लिखेंगे अपन dp माइनस bq बटे aq माइनस cp। देखो आपका जो प्रथम अनुप्रयोग था वो था d माइनस बी और a माइनस सी, ये था ना आपका। परिवर्तन क्या हो गया p और q का हो गया, तो यहाँ देखो d किससे गुणा होगा p से, तो dp सूत्र वही लग रहा है माइनस, फिर क्या आया p, तो b को किससे गुणा करेंगे q से, तो bq आ जाएगा बटे में, फिर a आया a किससे गुणा होगा q से, तो aq, और c किससे गुणा हो जाएगा p से, जिसको अपन भग्न गुणांक के रूप में लिख सकते हैं बीजीय सूत्र। ये बीजगणित के सूत्र हैं इसलिए इनको अपन बीजीय सूत्र लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया द्वितीय अनुप्रयोग। तो इस प्रकार का यदि आपके पास समीकरण है तो फिर हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। क्लियर, नोट कर लिया आपने। सूत्र क्या है, समीकरण क्या बना ax प्लस b बटे p इक्वल टू cx प्लस b बटे q। अगर ये समीकरण है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x बराबर किसके लिए, चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर bp माइनस bq बटे में aq माइनस cp। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके
लेने से फिर आपको जो भी कोई कंफ्यूज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेने पर 5x + 6/7 बराबर 3x + 8/4। ये ले लिया आपको। देखिए आप समीकरण को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये समीकरण कौन सी विधि का कौन सा अनुप्रयोग है। कौन सी विधि है ये? सूत्र प्रावर्त योजित का कौन सा अनुप्रयोग? द्वितीय अनुप्रयोग। अब देखिए इसमें ध्यान देना, ये ए का मान है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये बी का और ये क्यू का। तो ये अपन मान लिख लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया? 5, बी बराबर 6, सी बराबर 3 और डी बराबर 8, पी बराबर 7 और क्यू बराबर 4। जब आपके पास ए बी सी डी पी और क्यू का मान प्राप्त हो गया तो आपको सिर्फ अपने समीकरण का जो सूत्र है इस सूत्र में हम ये मान रख देंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? पढ़ लेंगे सूत्र प्रावर्त योजित का द्वितीय अनुप्रयोग से। तो यहां कौन सा अनुप्रयोग ले रहे हैं अपन? द्वितीय अनुप्रयोग। फॉर्मूला क्या है? x बराबर dp माइनस bq बटे aq माइनस cp। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है? मान रखना है इसमें। मान रख लेंगे अपन। आपको मालूम है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है और डी का मान क्या है। देखिए यहाँ एरो का चिन्ह लगा सकते हैं आप। डी, तो डी का मान आपके पास है 8। कोई भी चिन्ह नहीं तो किसका लगा दो चिन्ह? गुणा का। पी का मान है 7 और इनको कोष्टक में बंद कर दो। माइनस बी का मान है 6 और क्यू का मान है 4। कोष्टक में बंद कर दो बटे में। ए का मान है 5। ए का मान क्या है? 5 और क्यू का मान 4। माइनस सी का मान है 3, पी का मान है 7। यह हमने इसका क्या कर दिया? मान रख दिया। अब इनको हल करेंगे। देखिए 7 को 8 से करेंगे तो 7 को 8 76, 6 को 4 से करेंगे 6 चौक 24, 24 किसका है? प्लस का। प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस का 24 बटे 5 चौक 20 और 7 ये 21 किसका है? प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन? घटा देंगे। 56 में से 21 गए तो 6 में से 4 गए 2, कितने हो गए? 32 और 21 में से 20 गया तो माइनस का 1 और ये चिन्ह ऊपर चला जाएगा तो x बराबर क्या आ गए? माइनस के 32। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ सूत्र प्रावर्त योजित का कौन सा अनुप्रयोग पढ़ा आपने? द्वितीय। तो इन्हें हमें अच्छी तरह समझना होगा कि पहला अनुप्रयोग में कैसा समीकरण होगा, कौन सा सूत्र काम में आएगा और दूसरा समीकरण द्वितीय अनुप्रयोग का समीकरण कैसा होता है और उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है। क्लियर? एक उदाहरण और लेते हैं। इसको अलग तरीके से क्वेश्चन को लिख सकता है। जैसे अपन ले लेते हैं 5x + 6 7x + 4 बराबर 6/9। ये ले लिया आपको। ठीक है,
अब समीकरण जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ द्वितीय अनुप्रयोग काम में नहीं आता है, बल्कि रियल में यहाँ द्वितीय अनुप्रयोग काम में आएगा। क्योंकि देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ठीक है, बीच में चिन्ह किसका है, बराबर। इनको अपन वज्र गुणा जब करते हैं तो ये दोनों वज्र गुणा में आते हैं, तो ये दोनों जब वज्र गुणा में आते हैं तो हम इनका स्थान बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। ये अंश है वो तो इसका वाम अक्ष का क्या हो जाएगा, हर, और ये इसका अंश, इसलिए इसको कहते हैं पक्षांतरण या समायोजन। यहां हम इसका समायोजन करके इसको सही समीकरण में बदलना होगा। जैसे मैं बदल रहा हूं इसको, कैसे लिखेंगे अपन, 5x प्लस 6, अब ये 6 का कहां जाएगा, ये आ जाएगा, बराबर 7x प्लस 4 बटे में 9। देखिए आप पहले भी इसको इससे गुणा कर रहे थे, अब भी कोई गुणा आ रहा है, क्लियर, ये गुणा हो रहा था, अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। लेकिन यहां जब इतना परिवर्तन करने से आपके पास द्वितीय अनुप्रयोग काम में आ जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। समीकरण में पक्षांतर और समायोजन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो हम समीकरण को देखेंगे, समझेंगे और उसका करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया, इतना जो आपके पास हो गया। अब हम मान निकालेंगे, ए का मान 5, बी का मान 6, सी का मान 7, डी का मान 4, डी का मान 6 और क्यू का मान 9। ये आपके पास ए बी सी डी पी क्यू का मान आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, वही पॉइंट, सूत्र प्रावर्त्य योजक का द्वितीय अनुप्रयोग से, ठीक है। अब हम द्वितीय अनुप्रयोग काम में लेंगे तो उसका सूत्र लिखेंगे, क्या आएगा, dp माइनस cq बटे aq माइनस bp। क्लियर, अपने पास जो फॉर्मूला है वो आपको पहला फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, d माइनस सी ए बी सी डी, d माइनस बी, सॉरी यहाँ आएगा बी क्यू और यहाँ आ जाएगा सी पी, ए बी सी और डी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, डी पी माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस सी पी, क्योंकि ये ए है, ये किससे गुणा होगा, क्यू से, तो ये क्यू हो गया। ये बी है, ये भी किससे होगा, क्यू से, ये सी है, ये किससे होगा, पी से, और ये है डी, और ये भी किससे होगा, पी से। तो डीपी माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस सी पी। अगर सूत्र थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखें, डी माइनस बी और ए माइनस सी। अब इसमें फिर ध्यान रखेंगे, ये बी आ गया, ये पी आ गया, ये ए आ गया, ये सी आ गया, तो ए बी दोनों किससे गुणा होंगे, क्यू से, ए और बी, और डी और सी पी से होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। देखो डी का मान कितना है 4 और पी का मान कितना है 6 माइनस बी का मान कितना है 6 और क्यू का मान कितना है 9 बटे में ए का मान कितना है 5, क्यू का मान 9, सी का मान कितना है 7 और पी का मान कितना है 6, ठीक है। अब इनको आगे हल कर सकेंगे, 6 चौक 24, 9 छिक 54, 9 पंजे 45, 6 सातों 42, ठीक है। अब यहाँ 54 में से 24 घटाएंगे तो आपके पास माइनस के 30 बच गए और 45 में से अपन 42 घटाएंगे तो 3 बच गए। 3 का भाग 30 में देंगे तो माइनस के 10 आ गए। तो यहाँ x का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 10 आ गया। अब इसके बाद में
ये आपका सूत्र प्रावर्त योजित का द्वितीय अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और उसका नाम है तृतीय अनुप्रयोग से। तृतीय अनुप्रयोग, क्या इसको आप क्या कह सकते हैं, सूत्र का तृतीय अनुप्रयोग। सूत्र का तृतीय अनुप्रयोग कौन सी विधि है, कौन सा सूत्र है, सूत्र प्रावर्त योजित। और इसका कौन सा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तृतीय, तीसरा, दो अनुप्रयोग हो गए। तीसरा है आपका x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी और x प्लस डी हो तो यहां ये हमारे पास तृतीय अनुप्रयोग है और ये अलग प्रकार का समीकरण बन गया। x प्लस ए, x प्लस बी बराबर x प्लस सी, x प्लस डी हो तो x बराबर होगा डी सी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। और इसको अपन कौन सा सूत्र कहते हैं, बीजीय सूत्र। क्लियर, ये आपका तृतीय अनुप्रयोग है। तो इस प्रकार का यदि कोई समीकरण हो आपके सामने और उसको उसमें चर राशि का मान निकालना है, यानी चर राशि यहाँ अक्षर उसका मान निकालना है, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज में लेना होगा, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। समीकरण क्लियर हो गया आपका। x प्लस ए कोष्टक बंद, x प्लस बी कोष्टक बंद इक्वल टू x प्लस सी कोष्टक बंद, x प्लस डी कोष्टक बंद। ये हो तो यहाँ विधि चल रही है तो आपका सूत्र आएगा BC माइनस AB बटे A प्लस B माइनस C माइनस D। देखिए अब इसका अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया आपके पास दे दिया x माइनस 4, x प्लस 6, x प्लस 7 और x प्लस 4 ये दे दिया आपको। तो आप समीकरण को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी विधि का कौन सा अनुप्रयोग काम में आएगा। तो यहाँ पर कौन सी विधि, कौन सा सूत्र काम ले रहे हैं, सूत्र प्रावर्त योजित का तृतीय अनुप्रयोग काम में आएगा। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो हमें मान किस किस का चाहिए, ए बी सी और डी, ये मान चाहिए। तो देखिए आप ए का बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये हो, बी बराबर 6, सी बराबर 7 और डी बराबर 4। आपके पास ए बी सी डी का मान प्राप्त हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहां, सूत्र परावर्तित योजित का तृतीय अनुप्रयोग से हम कौन सा अनुप्रयोग कर रहे हैं, तीसरा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x बराबर डीसी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। देखिए मान रखो आप, डी का मान आपके पास 4, सी का मान 7 माइनस ए का मान माइनस के 4 और बी का मान 6 कोष्टक में मत कर देंगे बटे ए का मान माइनस के 4 प्लस बी 6, सी माइनस के 7 और डी माइनस के 6। ठीक है, देखिए यहाँ सी और डी किसके हैं, प्लस के हैं और सूत्र में क्या है, माइनस का चिन्ह। तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, इधर एक माइनस आ गया। अब इनको हल करेंगे तो 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28। यहाँ अब देखो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 6 चौक 24 किसके हो गए, माइनस के। लेकिन कोष्टक से पहले चिन्ह किसका है, माइनस को, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या देता है, प्लस।
तो यहाँ लिखेंगे प्लस 6 चौक 24। यहाँ देखिए आप, ये भी माइनस किए हैं, ये भी माइनस किए हैं और ये भी माइनस किया है। इसका मतलब है इन तीनों का चिन्ह समान है, तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये प्लस का चिन्ह तो ऐसे लिख देंगे, और अब माइनस की संख्या क्या क्या बची? 7 और 4 11, 11 और 6 सॉरी 7 और 4 11 और 4 15, ये 15 बच गए। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह समान है, वो कितने हो जाएंगे? ये तो 52 हो जाएंगे। इधर 15 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 9। पहले ही बताया था आपको, हर कभी भी ऋणात्मक नहीं रखा जाता है, इसको धनात्मक करना है। तो इसको धनात्मक करने के लिए माइनस से गुणा करेंगे, और भिन्न का एक नियम होता है कि हर को जिससे गुणा करोगे अंश को उतने से भी गुणा करेंगे, तभी वो समीकरण या भिन्न संतुष्ट होगा। तो यहाँ भी माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ भी माइनस से करेंगे, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस का 52 और ये आ जाएगा 9। तो आपके पास x का मान क्या आ गया? माइनस के 52 बटे में 9। तो ये आपके पास x का मान आ गया। यहाँ x की बजाय y भी हो सकता है, कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है, तो वहां मान y का ही आ जाएगा। z होगा तो z का मान निकाला जाएगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ y आ रहा है और आप x का मान निकाल रहे हैं, तो आपका गलत माना जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये कौन सा हो गया काम? ये अपने पास तृतीय अनुप्रयोग हो गया। इसके बाद में अब अपन चलते हैं चतुर्थ अनुप्रयोग से। आप इन नियमों को, इन सूत्रों को उतार लोगे और फिर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे आ जाएंगे। सूत्र का चतुर्थ अर्थ, चौथा पॉइंट है आपके पास, सूत्र का चतुर्थ अर्थ, चतुर्थ अनुप्रयोग। क्या कर रहे हैं अपन? सूत्र का चतुर्थ अनुप्रयोग, यानी अब चौथा अनुप्रयोग आप में ले रहे हैं। चौथा अनुप्रयोग क्या है? यदि m बटे x प्लस a, यदि m बटे x प्लस a प्लस n बटे x प्लस b बराबर 0 हो तो x बराबर mb, यहाँ आ जाएगा माइनस mb प्लस na, mb प्लस na बटे में m प्लस n, क्या हो जाएगा? ये बीजीय सूत्र क्या हो गया आपके पास? यदि m बटे x प्लस a प्लस n बटे x प्लस b बराबर 0, ये समीकरण आपको दे दिया इस प्रकार का, तो x का मान क्या आएगा? ये माइनस का चिन्ह हो गया, mb प्लस na बटे m प्लस n, और कौन सा सूत्र काम है? ये बीजीय सूत्र काम मिल रहे हैं। तो कौन सी विधि चल रही है अपनी? सूत्र प्रावर्त योजित सूत्र का चतुर्थ अनुप्रयोग हम काम कर रहे हैं। और इस प्रकार का यदि कोई समीकरण हो तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से उस चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे अपन 5 बटे में x प्लस 4 प्लस 6 बटे x माइनस 7 और बराबर 0। ये समीकरण आ गया आपका। 5 बटे x प्लस 4 प्लस 6 बटे x माइनस 7 बराबर 0। तो इस समीकरण को जब हम देखेंगे तो हमें समीकरण नंबर 4 याद आएगा, सूत्र का चतुर्थ अनुप्रयोग हमें याद आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें मालूम हो गया कि इसमें सूत्र प्रावर्त योजित का चतुर्थ अनुप्रयोग काम में आ रहा है। तो हमें किस किस का मान निकालना है इसमें? m n a b। देखिए आप यहां n का मान कितना होगा? 5, n का मान कितना होगा? 6, a का मान कितना होगा? 4 और b का मान कितना होगा? माइनस का 7। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होगा इसमें आपको, ठीक है। फिर देखिए आप
अब यहां लिखेंगे सूत्र प्रावर्त योजित का चतुर्थ अनुप्रयोग से, चतुर्थ अनुप्रयोग से, यानी हम चौथा अनुप्रयोग काम में ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? x बराबर माइनस एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखते हैं इसमें माइनस का चिन्ह को हम लास्ट में यूज करेंगे। इन सबको हल करने के बाद में जो मान आता है उसके साथ माइनस का चिन्ह काम में ले। देखिए n का मान कितना है आपके पास? 5। b का मान आपके पास माइनस के साथ, प्लस n का मान है 6 और a का मान है 4 बटे m का मान है 5 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे हल करते हैं। इसको यहां कर देते हैं, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 7 पंजो 35, ये हो जाएंगे माइनस के 35 और 6 चौक 24, इधर आ जाएगा 5 और 6 11। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे, 35 किसके हैं? माइनस के, 24 किसके हैं? प्लस के, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? माइनस के 11 और बटे में 11, क्योंकि 35 में से अपन 24 घटाएंगे तो 5 में 4 गए 1 और माइनस के बच गए। ठीक है, अब देखिए 11 में 11 का भाग देंगे 1, तो अंदर माइनस का 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहां आपके पास x का मान क्या आ गया? 1। तो यहां ये आपका सूत्र का चतुर्थ प्रयोग काम में आ गया, जिसमें यहां चर राशि क्या है? x का मान ये। तो इस प्रकार से अपन ने सरल समीकरणों को हल करने की वैदिक पद्धति में 2 विधियां थी। 2 विधियों में पहली विधि का नाम था सूत्र प्रावर्त योजित। सूत्र प्रावर्त योजित के 4 अनुप्रयोग थे, चारों प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे हम दूसरी विधि हम काम में ले रहे हैं और दूसरी विधि को आप जानते होंगे। क्या नाम है दूसरी विधि का नाम? दूसरी विधि का नाम है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। दूसरी विधि का नाम है, नंबर 2 पे आते हैं, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि पढ़ रहे हैं। इस विधि में 6 अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि का अर्थ होता है समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। इसका शून्य कैसे होता है वो अपन एक एक विधि को अच्छी तरह जब समझेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। तो इसमें कितनी है? 6 अनुप्रयोग काम में लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, सूत्र का प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग। सूत्र का प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग। पहला सूत्र यानी पहले सूत्र, उसका अर्थ क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है। किसी भी समीकरण में x एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करें। कौन सी विधि चल रही है अपनी? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि का प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग क्या है? इसी समीकरण में x एक
सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात किया जाएगा। आप इसको नोट कर लें, जिससे आपके समझने में दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी समीकरण आपको दे रखा है, उसमें x एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अब x एक यानी x या x के साथ कोई संख्या भी यदि सर्वनिष्ठ गुणनखंड में आ रही है, तो आप उस सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बराबर क्या रखेंगे? उस सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बराबर शून्य रखकर हम चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। 5x प्लस 6x 7x प्लस 8x। देखो यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यानी इसमें भी x का भाग जा रहा है, इसमें भी x का भाग जा रहा है, इसमें भी x का भाग जा रहा है, इसमें भी x का भाग जा रहा है। तो इसमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है? x। और x के बराबर क्या रखेंगे हम? शून्य, और वो हमारे पास आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? सर्वनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या है? x। तो क्या लिखेंगे अपन? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के प्रथम अनुप्रयोग से। तो x बराबर शून्य, ये x का मान क्या गया? शून्य। यहां वैदिक विधि में समीकरणों का आंसर जो है वो सरल विधि से और मौखिक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मौखिक ही है, समीकरण को देखते हैं, मालूम हो गया सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? x। तो जो भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड आता है उसके बराबर हम क्या रख देंगे? शून्य, और वहां हमारे पास चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ चर राशि का मान क्या आया? 0 आ गया। चर राशि क्या आया? x, x का मान शून्य आ गया। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास आ गया 5x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4 बराबर 7x प्लस 4। अब देखो समीकरण को देखिए आप, इसमें देखिए कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? इसमें भी x प्लस 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी x प्लस 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी x प्लस 4 का भाग जा रहा है। तो इस समीकरण का सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या गया? x प्लस 4। अब जो भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड आता है उसके बराबर में शून्य रख लेंगे और चर राशि का मान है ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे यहां सर्वनिष्ठ गुणनखंड x प्लस 4। तो यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? x प्लस 4 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के प्रथम अनुप्रयोग से। ये लाइन देंगे यहाँ पे प्रथम अनुप्रयोग में क्या है कि x एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो जो भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड आएगा उसके बराबर में शून्य रख देंगे और चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4 बराबर शून्य। अब हमें x का मान निकालना है, तो इस 4 का पक्षांतर कर देंगे, और 4 क्या है? प्लस में, तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर माइनस के 4। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। तो कौन सी विधि होगी? दूसरी विधि चल रही है, और दूसरी विधि का पहला अनुप्रयोग है। कौन सा है? सूत्र प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग। इसकी मैंने परिभाषा बता दी आपको कि किस तरीके से हल करेंगे। ये दो एग्जांपल अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अब इससे आगे के जो नियम है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में